जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक साधारण लड़की सबरीना लाल अपनी मरहूम बहन को इंसाफ दिला सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक नारी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक लड़की बछेंद्री पाल प्रकृति को चुनौती देते हुए माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। इसी सोच के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है में। दोस्तों, जब मैं मुंबई आया था तो मेरा एक ही सपना था कि हिमाचल का सबसे बड़ा एक्टर बनूं। स्ट्रगल करते करते 1.5 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि किस्मत ने करारा थप्पड़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया, और जब आंख खुली तो अपने आप को बांद्रा ईस्ट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा पाया। मैं बहुत निराश हो गया, और क्यों ना होता। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, नाट्य कला में गोल्ड मेडलिस्ट था। एक्टर बनना मेरा गुरूर ही नहीं बल्कि मेरा हक था। बहरहाल मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने वापस अपने घर शिमला जाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन मेरे दादाजी की चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने लिखा था, अनुपम, वापस आने का फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। उनकी इस बात से मानो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं अपने आप को आईने में देखते हुए सोचने लगा कि मैं आज बेरोजगार हूं, बेघर हूं, भूखा हूं, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं क्या भीग सकता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या लाचार हो सकता हूं। फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और बड़े अरसे बाद चैन की नींद सो गया। और जब आंख खुली तो मैं बांद्रा वेस्ट के महबूब स्टूडियो में सारांश की शूटिंग कर रहा था। मेरे दादाजी का कहने का अर्थ था कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। सिर्फ एक गुण अपने अंदर सहेज के रखिए, और वो है धैर्य, यानी पेशेंस। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। इन्होंने जीवन में बहुत परिश्रम किए, बहुत ठोकरें खाई, असफलता और अपमान सहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ी। दोस्तों, सच बताऊं तो इनमें मुझे अपना बीता हुआ कल दिखाई देता है, वही जुझारू रवैया और अपने काम के प्रति श्रद्धा। मेरा इनकी तरफ एक बायस भी है, शायद इसलिए क्योंकि ये भी हिमाचल की है। हमारी आज की गेस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, द क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स एंड रानी ऑफ हिमाचल, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कंगना रनौत। बैठिए। कंगना जी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड सर। अच्छा, क्या महसूस करती हैं जब आपका इंट्रोडक्शन ऐसा देता है एक ऐसा इंसान जिसने 485 फिल्में कर ली हैं? आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमेशा ही मुझे इसी इज्जत से, इसी सम्मान से, इसी तरह सराहा है। इवन जब मुझे, जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं कर रही थी, और जब मेरा कोई नाम भी नहीं था, ऐसी कोई बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं थी जिसको लेके हम कुछ गर्व महसूस कर सके, आई हैव ऑलवेज गॉट योर सपोर्ट। तो आज मुझे अच्छा लगता है, एंड फॉर मी टू बी हियर, एंड आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी स्पेशल। मैंने अपने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि मुझे अपना बीता हुआ कल आप में नजर आता है। जी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर माना जाता है आपका, और बहुत ही सम्मान है आपका इंडस्ट्री में, और आप भी हिमाचल से आते हैं। तो एक हिमाचल की एक खासियत जो है ना, हमारा दिल बड़ा साफ होता है।
बहुत, क्योंकि आई थिंक पहाड़ी लोगों का ये रहता है कि जो दिल में है वही जबान पे है। बिल्कुल। तो वो एक कोई वो फिल्टर नहीं है कि जो Correct. थॉट है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी होती है वहाँ के लोगों और में। मासूमियत होती है, सादगी, मासूमियत। Yeah. जब मैं शुरू में अपने पिताजी के साथ माल रोड पे चलता था हिमाचल में। IAS ऑफिसर हैं और वो मुंबई में ही काम करते थे अपने दिनों में। तो उनके कोई फ्रेंड थे जो कि विक्रांत शिप, जो बहुत बड़ा शिप था मुंबई जी, में, जी, जी, हाँ। उसके कैप्टन है। तो उनकी 2 बेटियां थी जी। कंगना और रंगोली। अच्छा। तो उन्होंने वो नाम सुने हुए थे। तो हाँ। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई हाँ। तो सब काफी खुश थे क्योंकि पहली लड़की थी। हाँ। तो मेरे दादाजी ने कहा उनका नाम रखिए या तो कंगना या रंगोली। अच्छा। तो उसका नाम रख दिया रंगोली। अच्छा। फिर जब मैं पैदा हुई तो सब इतने खुश नहीं थे क्योंकि फिर से लड़की हुई है। तो मेरे फादर प्रिंसेस डायना के बहुत फैन हैं। अच्छा। तो कहते इसका नाम या तो डायना रखते हैं या अनामिका। तो मेरी मम्मी ने कहा इसका नाम आप कंगना रखिए, नहीं तो कंगना आएगी जरूर, तीसरी भी लड़की होगी। इफ यू नेम हर तो तीसरी ना आ जाए कहीं, कंगना ना आ जाए फिर कहीं इसको। तो तीसरी आई थी क्या? नहीं। सो देन दे नेम्ड मी कंगना। कंगना आपको, तो फुल स्टॉप हो गया। जी, तो मुझे याद है, दे गॉट अ सन। बहुत, मैंने सुना बहुत बड़े परिवार, बहुत अमीर परिवार से हैं आप, मतलब अमीर इन द सेंस, इन द बैकग्राउंड। जी, मुझे मेरे गांव में सब बाबूजी की पोती कहते थे। वो मेरे परदादा को बाबूजी कह के हमेशा सब कहते हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उसके साथ में वो हमारे MLA रह चुके हैं 15 इयर्स। तो जो वहाँ जो गांव है उसमें वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको सभी बहुत इज्जत सम्मान से वहाँ समझा जाता है। आपके परदादा के पास गांधी जी की कुछ चिट्ठियां हैं? जी, हम लोग, आपने पढ़ी हैं वो चिट्ठियां? मैंने पढ़ी हैं और That's so amazing, कितनी खूबसूरत बात है ये। जो मेरे परदादा जी हैं उनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रह चुकी है क्योंकि अच्छा। वो भी क्लर्क भी रह चुके हैं। उन्होंने क्लर्क से ही इंग्लिश लोगों के लिए, वो पहले क्लर्क थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा मेरी इंग्लिश के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि मेरे जो परदादा हैं उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश। कौन करता है आपको क्रिटिसाइज इंग्लिश के? मुझे किया जाता था, जो कि समझा जा सकता है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से हूं। मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मैंने भी 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बार मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बार चूंटी काटी थी, मतलब मारने के साथ, क्योंकि वो मुझे स्टेबल की स्पेलिंग पूछ रहे थे। मैं बार बार STABEL बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत किस्से हैं अंग्रेजी ना आने के। जीवन की एक जर्नी के बारे में बताइए। आपने इस सबके दौरान अपने घर वालों को बोला कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जी। ये जज्बा कहाँ से आया? ऐसा नहीं था कि मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे मुंबई जाना है। कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी करना चाहते थे या नहीं कर पाए बिकॉज रिसोर्सेज की कमी से या उनको सपोर्ट नहीं मिला हो, तो उनकी वो अपेक्षाएं हमसे बहुत हो गई बच्चों से। तो हम बच्चों को बचपन से ही बहुत प्रेशर में रखा गया कि इतने प्रेशर में कि हमें कहीं भी कोई भी देख लेता था, बस तुम पढ़ नहीं रहे, कहीं भी दिखे हम लोग किसी भी वक्त दिखे, दिन के रात के, पढ़ नहीं हो, तो पढ़ नहीं रहे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम पढ़ नहीं रही। तो बस सारा दिन यही होता था। तो और धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता गया। फिर भी मैं आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव किड, आई स्टिल एम। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी बाकी बच्चों से भी, लेकिन उस तरह का कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई थिंक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल में कहाँ पे? चंडीगढ़, DAV 15। तो एक अलग मेरा वो दिमाग खुला कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं। और आई थिंक ये उसी प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्टडी ओनली। मैंने जब स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल ही, तो उन्होंने पता किया कि ये स्कूल नहीं जा रही। पता लगा ये स्कूल नहीं जा रही है आजकल। तो मैं, उनको कैसे पता लगा? उनको इसलिए पता लगा क्योंकि मैंने हॉस्टल से खुद को बाहर ट्रांसफर कर लिया था। धीरे धीरे आप अपने पत्ते खोल रही हैं। तो मैंने हॉस्टल से, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने PG में शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद में थोड़ा सा आवारापन शुरू हुआ, यहाँ वहाँ जाना, पार्टीज करना, स्कूल नहीं जाना, आर्टिस्ट बनना है उसका भी थोड़ा सा खुमार हो गया, थिएटर करना है। इस दौरान आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी?
इस दौरान जिस्म रिलीज हुई थी बिपाशा बासु की। हाँ। हम लोग साथ दिन काजल लगा के जादू है नशा है हाँ। गाना गाना गा के हाँ। और जो गेड़ी रूट है चंडीगढ़ में हाँ। उस पे गेड़ियां लगाते थे। वैसे टॉप्स चले थे स्लिट्स वाले, फिर काजल लगा के वो बिपाशा बासु ने जो एकदम वो एक रीडिफाइनिंग स्मोकी आईड हाँ। जो किया था। तो वो सब थोड़ा सा हवा जिसे लगता है ना कि फैशन की हवा लग जाना, तो वैसी हवा लगी हुई थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए, पर उस टाइम पे मैं इतनी होपलेस नहीं थी। आई ट्राई टू रीजन कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, यू नो आई कैन डू दिस एंड दैट, बट माय डैड डिडंट बाय इट एट ऑल। अच्छा। ही सेड कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तो तुम्हें मेरी तरफ से एक पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले तो 5-6 दिन तो ऐसे ही चला। फिर एक दिन मेरे डैड कभी कभी शाम में ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि कि तुम हमारे घर के बच्चों को भी गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो। मैं भी बिल्कुल वो एकदम हमारा जो एक राजपूतों वाला वो है, तो वो तो बचपन से ही हटी तो थी मैं बिल्कुल ही। तो मैंने कहा ठीक है, आप मत करो, नहीं दो मुझे पैसे। फिल्में भी देखते ना पेरेंट्स, हाँ। और फिल्मों से असर हो जाता है कि खबरदार जो तुमने आज के बाद इस घर के बाहर कदम रखा तो। मैंने ये 50 फिल्मों में बोला है डायलॉग। अरे आपका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन पेरेंट्स पे। आप तो हमेशा अपोज करते हैं ना। और वो पूरी जो एक दशक था जहाँ पे माधुरी दीक्षित और ये जो आमिर खान और शाहरुख, सबको किसी को आपने शादियां नहीं करने दी। मगर मैंने बहुत सारी फिल्मों में, जैसे कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल है कि मानता नहीं, उसमें तो मेरे जैसा बाप कोई था नहीं। हाँ। अच्छा, फिर फाइनल कन्फ्रंटेशन कब हुआ आपका? तो ऐसा नहीं है, बच्चे जब शेखियां भी मारते हैं ना, बच्चे बहुत चालाक होते हैं एक्चुअली, तो उनके पास पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है, तभी वो पेरेंट्स को एटीट्यूड देते हैं। आई एग्री विद यू। तो उनको लगा कि ये तो सुबह रो रो के आएगी और माफी मांगेगी। तो मैं तो सुबह अपने बैग्स पैक करके दिल्ली चली गई। तो मैं वहां पे गई तो चंडीगढ़ में पीजी में रह के मुझे इतना पता चल गया था कि कैसे पोर्टफोलियो बनवाना है, स्मॉल टाइम जो मनी है, आइसक्रीम की एड में पीछे खड़े हो जाओ, 5-6 हज़ार रुपए मिल जाते हैं या कुछ हो जाओ। तो इतना तो मुझे था ही पता कि रेंट और ये तो मैं अपना आराम से कर ही सकती हूँ। पर आप घर बता के निकली थी या चली गई थी? नहीं, मैं बता के निकली थी। और रोका नहीं किसी ने? मुझे रोका सबने। मेरी मॉम रो रही थी और मेरे डैड मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे दादा ने कहा कि तो थी नालायक, मेरे से सबको ही कहा था। इसने तो ऐसे ही करना था। तो उस तरह से डिफरेंट उसमें, और मैंने कहा कि मुझे तो जाना ही है। दिल्ली में मैंने कई चीजें करना शुरू की, जैसे कि एक एलिट करके मॉडलिंग एजेंसी है, वहाँ पे मैंने अपने कुछ पिक्चर्स दिए जो कितने अच्छे नहीं थे। फिर उन्होंने मेरे पिक्चर्स करवाए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे कर्ली बाल हैं, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कर्ली बालों की, तो हम तुम्हें भेज दिया करेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन वहाँ भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अब इस टाइम पे जो मेरे जो मानसिक स्थिति थी, आई थिंक वो ये थी कि सच में ही आई हैव डन द वर्स्ट थिंग। और अब मेरी ये सिचुएशन है कि मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। और ये सब आप सिर्फ 16 साल की थी तब? हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे निकल के 6 महीने मैंने ये सब टाइम पास किया। और एक बड़े गट्स थे, मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे आई थिंक ये गट्स के करके मुझे ना थोड़ा सा उसमें भी वो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरे लाइफ का। बट आई थिंक उस टाइम तक मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि आई एम अ लूजर। उस टाइम पे 6-7 महीनों में मेरे को रियलिटी चेक हो गया था काफी ज्यादा। और मेरे मम्मी पापा को भी लोगों ने इस तरह से बातें करना शुरू कर दिया था कि इनकी लड़की भाग गई है। सोसाइटी ने बायकॉट कर दिया था, जो उनकी अपनी सोसाइटी थी। फिर एक दिन ऐसे मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ में दिल्ली घूमते घूमते इंडिया हैबिटेट सेंटर चले गए। तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, एक्टिंग वर्कशॉप। वहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गई। और फर्स्ट डे से मुझे जो भी अरविंद गौड़ करके हैं स्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा अब ये सब ये कैरेक्टर करेंगे। तो मैंने वो कैरेक्टर कर दिया, जैसे कुछ का भिखारी करेंगे, अब सब ये बनेंगे, अब सब जो बेसिक लेवल की जो वर्कशॉप होती है करती। तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, आगे आ जाओ। तो मैं आगे आ गई। तो मुझे कहा तो अब तुम इन सबको ये लिस्ट में जो भी है वो सब करवाओ।
तो मैंने सोचा इतना मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मैं तो आते क्लास में मॉनिटर बन गई यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे वो एक होता ना एक फेवरेट प्लेस बन जाना तुम्हारा, कि उस एकदम लूजर फेज से मुझे ऐसा होने लग गया कि मैं अब कब मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाऊं। तो मुझे वहां पे बहुत ही एक सुकून मिलता था। तो फिर उसके लिए मैं काफी रेगुलर हो गई। 5-6 महीने पे इनफैक्ट मुझे बैक स्टेज पे रखा गया। फिर लास्ट मिनट पे एक कोई एक्टर नहीं आया, मेल एक्टर कोई नहीं आया, तो फिर से वो मेरे गुरु ने तुम इसको मूछें लगा दो, तो मुझे 6 महीने में स्टेज पे भेज दिया। जबकि तो आपका पहला रोल एक मर्द का था, मूछें लगा के। मर्द का था, आई थिंक माधवी करके प्ले का नाम था। माधवी। और कहीं ना कहीं आपको ना जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं फरिश्तों की तरह, जो कि आपको एक तरह से रास्ता दिखा देते हैं। आई थिंक अरविंद सर उनमें से एक है। तो फिर बट इस दौरान, इस उम्र में यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, लड़कों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या था कोई आपका? नहीं, इस टाइम पे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था जब मैं स्कूल में थी और पेरेंट्स से मनी मिलती थी और ये वो, तो उस टाइम पे था। लेकिन इस टाइम पे मेरे क्राइसिस थोड़े ज्यादा अच्छा बिगर लेवल पे थे। तो उस टाइम पे मैं काफी डिप्रेस्ड और काफी ऐसे इन चीजों में मुझे बिल्कुल एक तरह से रुचि खत्म ही हो गई थी। और तो इस दौरान कब आपने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ? एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ। मुझे एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने ही बॉम्बे भेजा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसकी ऑडिशन के लिए, और एक कोई साड़ी का कैटलॉग था उसके लिए। तो उन्होंने मुझे भेजा था 1-2 दिन के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गई, मुझे फोन करते रह गए। वो यहीं रुक गई? जी। तो मैंने सोचा यहाँ पे फिल्मों के ऑडिशन बहुत होते हैं, तो यहाँ पे ही रहना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो रहना चाहिए और फिल्मों के ऑडिशंस करने चाहिए। वहाँ पे 10-15 लड़कियां बैठी थी, तो एक एजेंट भी मुझे मिल गया। तो उस एजेंट ने मुझे महेश भट्ट के ऑफिस में लेके गया। तो वहाँ पे मैं उस टाइम में मोहित सूरी को वो मीटिंग याद नहीं है, लेकिन मैं उससे मिली हुई हूँ। तो कहते मोहित सूरी मर्डर का डायरेक्टर है, वो भी एक फिल्म बनाएगा, अनुराग बासु नाम है उसका। तो अनुराग ने कैसे आपको? फिर उसको मेरे पिक्चर्स मिले, और पिक्चर्स मिलने के बाद उसने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन किया, अनुराग ने ऑडिशन किया। एंड उसके बाद उन्होंने, भट्ट साहब ने देखा, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, ये लड़की तो 17-18 साल की है, और जो हमारी फिल्म में जो लड़की है वो तो, उसका तो बच्चा भी है 7-8 साल का, उसके पीछे पास्ट है, कम से कम 28-29 साल की तो वो होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने सुना कि वो लोग उन लोगों ने ये फिल्म देखी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, शाइनी आहूजा और चित्रांगदा की। तो उन्होंने शाइनी को साइन कर लिया और चित्रांगना को साइन करना चाहते थे। उनको लगा कि वो उस रोल के लिए ठीक है। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर 1-2 महीनों बाद अनुराग का फिर से डेस्परेटली फ़ोन आया। कहता हम लोगों को तो आउटडोर पे जाना है और चित्रांगदा का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन शी डिसाइडेड टू क्विट मूवीज़। तो कहता कि तो चलो तुमको ही, अभी तुम्हारे को कुछ थोड़ा एज वेज मेकअप करेंगे और तुम्ही को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो देन दैट्स हाउ आई गॉट गैंगस्टर। फैंटास्टिक। Yeah. That's why we say कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। How wonderful. तो अभी आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे फिल्म मिल गई? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिल्म मिल गई। अब वो और भी दुखी हो गए। मैंने सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है? मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई थी। अच्छा, तो कहते तो तुमसे भी वैसे सीन करवाएंगे? तो मैंने कहा नहीं वैसे सीन ही नहीं है, वैसी फिल्म ही नहीं है, और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है। और ये वो, मैंने कहते तो हीरो कौन है? मैंने कहा हीरो इमरान हाशमी। तो बेचारों के उनके हाथ से फोन छूट गया ऑलमोस्ट। तो फिर तो मेरे डैडी बिल्कुल ही वो कहते ना हताश हो गए कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि देखो वैसी फिल्म नहीं है और ये अलग किस्म का रोल है और अलग किस्म, लेकिन वो कहाँ समझे। तू वापस आ जा, तू ऐसा मत कर।
और तुम इतनी छोटी हो। फिर मेरे डैड ने मुझे धमकाया कि तुम अभी माइनर हो, मैं आता हूँ वहाँ पे तुम्हारे सब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराता हूँ मैं, तुम कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, ये वो। फिर मैंने अपनी मॉम से बात की, मैंने कहा उनको बोलिए कि थोड़ा सा तो शर्म करें, मुश्किल से फिल्म मिली है। इस पूरे दौरान जब आप बॉम्बे में 2005 से 2008 तक, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब आपको किस चीज ने बरकरार रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी? आई थिंक कई एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग थे जो कई बार इस तरह से अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। वो भी आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं कि आप चाहते हो कि हम गिर जाएं, अब तो हम नहीं गिरेंगे। फिर कुछ पेरेंट्स भी हो जाते हैं। और मुझे मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि एक दिन मैं भी बैठा हुआ बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, तो मैं बीच पर, सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पे अकेला बैठा रहता था और वो मेरा ड्राइविंग फोर्स था। जी। फिर फैशन आई। जी, फिर फैशन आई। उसमें आपने, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, मैं बहुत किस बात से बहुत फैसिनेटेड हुआ था कि आपने मॉडल की तरह चलना बड़ा अच्छा सीखा था। बाकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। हाउ डिड यू ट्रेन दैट वॉक एंड बी अ परफेक्ट मॉडल? पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। टाइटल रोल हमेशा इस तरह से मैंने, जैसे क्वीन और रिवॉल्वर टाइप से। फैशन में इतना छोटा रोल था मेरा, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की। मैं घर पे भी हील्स पहन के वो कैट वॉक, या चाहे ड्रग एडिक्ट के सीन, सिगरेट कैसे पीना या कोकेन कैसे करना, उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी रिसर्च करना। फिर कोकेन एडिक्ट से मिलना, कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या लगता है तुम्हें जब तुम करते हो, उसका हाई कैसा होता है, लो कैसा होता है। तो इतना डीप रिसर्च किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था वो मेरा लास्ट चांस था। अगर मैं फैशन में नहीं कर पाती थी तो जिस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा था वो नीचे ही आ रहा था गैंगस्टर से। फिर 2008 में आई फैशन। That was a turning point. हाँ, फैशन वाज अ टर्निंग पॉइंट। And you got the national award for that. आई गॉट नेशनल अवार्ड। और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आपको एक किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा कि अब आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है, अब आपका करियर गड़बड़ हो जाएगा। जी। क्या बोला था उसने? आई थिंक वो भी एक आई थिंक महिला थी या पुरुष थे? मतलब? पुरुष। अच्छा। तो जिस बता नहीं सकती कौन थे? बताइए ना। अरे बताइए ना। नहीं, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे शुभचिंतक ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे किसी तरह से गुमराह कर रहे थे या किसी तरह से कुछ टॉन्ट कर रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छी कोई सलाह दे रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों की पोजीशन है इस इंडस्ट्री में, 2 गाने करो, थोड़ी कमर हिलाओ, 2 डायलॉग बोलो, वो भी अगर कहा जाए तुम्हें, और साइड में हो जाओ, बस बेसिकली प्रिटी दिखो। तो इतना सा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तुम लोगों से, इतना ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है? तो जो एक ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? उनके वर्ड्स ये थे कि तुम्हारी एक फिल्म में तुमने इतनी एक्टिंग कर ली जितनी मैंने अपनी 100 फिल्मों में नहीं की है। एंड ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार। Who is it? Who is it? नहीं, आई डोंट वांट टू ब्रिंग अच्छा, मुझे कान में बताओ कि बाद में बताएंगे आप? ऐसा तो, और वो लड़की जो हिमाचल की लड़की है, जो इतने ग्लैमरस बैकग्राउंड से नहीं आई हैं, जो एक क्रांतिकारी की पटपोती है और मतलब ऑलमोस्ट भाग गई और फिर यहाँ पहुंची, मगर इस पूरे चेंज के दौरान एक फिल्म आती है जो इनोसेंस के बारे में, जो मासूमियत के बारे में है जी। और वो पूरे देश पर छा जाती है, और उस फिल्म का नाम है क्वीन जी। और वो 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती है जी। तो इसका मतलब मासूमियत तो बरकरार है। जी, बिल्कुल बरकरार है, और इस फिल्म से ये भी आई थिंक प्रूव होता है कि बिल्कुल है। कंगना का जो खुद का कैरेक्टराइजेशन है, जो अभी आपने अपनी कहानी मुझे बताई, और क्वीन के कैरेक्टर की जो कहानी है, जो जिस तरह की वो लड़की है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए एलियन वर्ल्ड था। हाँ। या मेरे लिए, मैं उस स्पेस से आती हूँ जहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स या ओवरली प्रोटेक्टिव ब्रदर्स, तो उस तरह का सिनेरियो से ही हूँ मैं। लेकिन
मुझ में कॉन्फिडेंस इशू कभी नहीं रहा, जैसे कि आप मेरे और मेरे डैड की इंट्रैक्शंस को भी दिमाग में रखिए, या पहली बार जब मैं गैंगस्टर के लिए कोरिया गई थी तो मैं वहाँ पे इतनी कंफर्टेबल थी जितनी कि मैं मुंबई में थी, तो वो मेरा इशू नहीं रहा। जो रानी है उसका उसका जो मेन चैलेंज था वो सेल्फ एक्सेप्टेंस था, कि वो खुद को, उसको बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम, जो उसका मेन कैरेक्टर का जो फ्लॉ था। तो आई थिंक अगर मेरी लाइफ पे फिल्म बनाई जाए तो मेरे कैरेक्टर का फ्लॉ होगा प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस। दैट्स माय कैरेक्टर। तो अगर इसको, बट आई डू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड। आपको उम्मीद थी कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी? मुझे, क्योंकि आपके जो कैमरामैन थे, जो डीओपी थे बॉबी, जिसको कि वो फिल्म डेडिकेटेड है, वो मेरे भी डीओपी थे उन दिनों स्पेशल 26 के, और वो आपकी फिल्म की शूटिंग करके आए थे और मुझे स्पेशल 26 की शूटिंग के दौरान बता रहे थे कि यार बहुत कमाल की फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ मैं, जिसमें कंगना बहुत कमाल का काम कर रही है। बॉबी ने मुझे स्पेशल 26 के बारे में भी ऐसे कहा था। हम लोग क्वीन के सेट पे थे तो मुझे ट्रेलर भी दिखाया था उन्होंने मोबाइल पे, और कहते तुम देखना, दिस इज अ वेरी गुड फिल्म। बट एक ये था कि इस फिल्म को करने के वक्त जो सभी थे काफ़ी सीरियस थे, और जिस तरह से हम लोग जिस पैशन से फिल्म बना रहे थे, बॉबी से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके सब, तो एक तरह का हमें फीलिंग तो थी कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस से इतना रिस्पांस मिलेगा कि इट विल बी वन ऑफ दोज 100 करोड़ फिल्म, ये नहीं हमने सोचा था कभी भी। आप रोल मॉडल बनी हैं आप इस फिल्म से, यू नो, मतलब ऑफ अ डिफरेंट काइंड। वैसे तो एज एन एक्ट्रेस आप बहुत लेवल पर रोल मॉडल हैं, आपके थॉट प्रोसेस हैं, मगर मुझे लगता है क्वीन के बाद आपने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट किया है जो अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहती हैं। राइट। आपको लगता है इस बात से आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि आप अपना एक जीवन एक खास अंदाज में जिएं, ताकि लोगों के लिए ये उदाहरण हो कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ कि नहीं। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं किसी तरह से सोसाइटी को गलत इन्फ्लुएंस ना करूँ या अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करूँ, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट आई होप कि फ्यूचर में आई बिकम दिस पर्सन who can be someone like Mr. Amir Khan or you, or you know, people who have that sort of credibility. अगर आप भगवान ना करें कभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको लगे कि आप एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो हाउ विल यू, आप उस रिलेशनशिप से कैसे डील करेंगी? वो तो मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, या अगर किया भी हो तो आई रिटेलिएट इन अ वेरी बैड वे। तो मेरा वो खुद का अपना एक स्ट्रगल है या रह चुका है कि मुझे किस तरह से इन चीज़ों से बच के रहना है और किस तरह से इन चीज़ों से निकलना है। आपको गुस्सा आता है? मुझे मतलब आप बाय नेचर गुस्सैल हैं? मुझे गुस्सा तो नहीं इतना आता, लेकिन मैं चिड़चिड़ी बहुत हूँ। किस बात से चिढ़ती हैं आप? जैसे मैं ऐसी क्या बात कहूँ कि आप चिढ़ जाएं? आप ट्राई कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगता है आपका हंसना, बट जैसे किस बात से चिढ़ती हैं आप? आई थिंक अगर जैसे मैं ऐसे टॉक शो में आऊं कभी, तो मुझे कहें अब आपका गाना लग रहा है, अब आप नाचो, तो ओके, कैंसल दैट। हम नहीं करने वाले। हाँ, नहीं, आम जिंदगी में किस बात से आप चिढ़ जाती हैं? जैसे किसी के, अब तो इतना नहीं है क्वीन के बाद, लेकिन पहले मुझे लेके बहुत प्रेजुडिसेस थे कि ये ऐसी होगी वैसी होगी, तो पहले ही कोई किसी को जज कर लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर उस इंसान से बिहेव करना, तो इन बातों से मुझे काफी गुस्सा किस पे करें, लेकिन चिड़चिड़ापन रहता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, या मुझे ऐसा क्यों कहा। या जो लोग बाहर से आते हैं, फिल्मी फैमिली से नहीं होते, उनके लिए लोगों का ये कहना रहता है कि यू नो कि दे आर गोल्ड डिगर्स। हिंदी में क्या कहेंगे गोल्ड डिगर्स को? हाँ, समझ गए सब लोग। यू नो दे आर गोल्ड डिगर्स। तो इस तरह से तो मौके का फायदा उठाने वाले हैं और एम्बिशियस लड़कियां हैं। तो अगर आप एम्बिशियस लड़की हैं और अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं,
तो उसमें क्या बुराई है? तो आई थिंक ये जो चीजें हैं, ये जो प्रेजुडिसेस हैं, कितना बुरा लगता था जब आपको लोग बोलते थे कि कंगना को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है? मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर चीज को नेगेटिव लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है। इससे ज्यादा अंग्रेजी के कमेंट पे मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन बाकी कमेंट्स पे जैसे? मैं यहाँ पे क्यों वो कमेंट्स बोलूं? अपने अंदर आप में क्या बुराई है? मेरे अंदर वैसे कोई बुराई नहीं है। अरे ले सो स्वीट यू आर, सो स्वीट। मैं उन बहुत कम लोगों में से हैं जो कि बिल्कुल संपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं सबका दिल रखने के लिए कुछ कह देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, तालियां मारो उनके लिए। That's fantastic। मुझे आपके इस एटीट्यूड पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप कह रही हैं कि मुझ में कोई बुराई, मुझ में भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर लोग मानते ही नहीं है। हाँ। 3-4 लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए इंपॉर्टेंट, जिनकी राय के बारे में आपको सोचना चाहिए, इनकी राय इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पूरी दुनिया जो है, मैं दूसरे कैसे चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मैं ऐसी जिंदगी जीता ही नहीं हूं। क्योंकि अगर आप दूसरे की तरह जिंदगी जीना चाहोगे तो फिर तो आप सुखी कभी रह ही नहीं सकते हो। नहीं सर, जरूरत भी क्या है? जरूरत भी नहीं है ना। व्हाट्स योर एम्बिशन नाउ? एम्बिशन ऐसा मेरा शॉर्ट टर्म गोल में, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ फिल्म और बुक्स लिखूं। मुझे लेंगी आप अपनी फिल्म में जो आप डायरेक्ट करेंगे? बिल्कुल सच्ची? लेंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है ये शो? हाँ? बिल्कुल। और इस पोर्शन को तो मैं 100% रखने वाला हूँ। पूरे देश के सामने कमिट किया है। और मेरी जो फिल्म होगी वो भी मैं हिमालयस में ही शूट करूंगी, तो मुझे पहाड़ी लोगों की बड़ी जरूरत तो कोई बात नहीं है। एब्सोल्युटली। आपका रियल फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें आप कन्फाइड करती हैं, जिससे आप दिल की बात करती हैं? लड़कियों के ना लड़कों की तरह नहीं होते, उनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अच्छा, तो बताइए क्या क्या सेक्शंस में कौन कौन है? जो हम लोग वी टॉक अबाउट बॉयज एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके लिए एक अलग हमारा लड़कियों का गैंग होता है। हाँ। और जिसमें काम की बातें करते हैं वो यूजुअली अलग फिल्म्स का जो गैंग होता है वो होता है। और बाकी जो एक जो जिनके साथ में आप इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस और ये करते हैं, वो वही करते हैं ऑल द टाइम, तो उनका अलग गैंग होता है। तो ये 2-3 ग्रुप्स साइमल्टेनियसली मेंटेन करने पड़ते हैं। आपकी बहन रंगोली का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी उनका सारा कंट्रीब्यूशन उनके हस्बैंड की लाइफ में है। अच्छा। अभी वो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। Were you upset? मतलब ऑब्वियसली आप अपसेट थी जब रंगोली पर अटैक हुआ था। जी। What was your first reaction? अपसेट भी थी और हॉरिफाइड भी थी। आई थिंक थोड़ा सदमा ज्यादा था और अपसेट कम था इंसान। ऐसे आप रोज सुबह पेपर्स पढ़ते हैं और सुनते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है देश में। आप कभी खुद को नहीं उस चीज में इमेजिन करते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट? तो उस तरह से आप हमेशा अलग रहते हैं, सोचते हैं ये विक्टिम है, एसिड अटैक विक्टिम है, अच्छा ठीक है चलो। और अचानक आपको फोन आता है कि आपकी बहन पे एसिड अटैक हो गया, तो कई महीनों तक तो आपको सिंक इन ही नहीं होता है कि ये एक्चुअल में हुआ है या कि कोई बुरा सपना है जो चल रहा है एंड इज, और मैं उठ नहीं रही हूँ उस सपने से। आई थिंक उस टाइप का सदमा ज्यादा रहता है इंसान को, जो खासकर फैमिली मेंबर्स होते हैं। आप आसानी से रोती हैं? मैं नहीं। When was the last time आप रोई थी? अब जैसे जब मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन उस चीज के लिए मैं किसी छोटी सी बात पे रो जाऊंगी, जैसे एप्पल नहीं कट रहा है उसके 6 महीने बाद। अच्छा। यू नो, सो इट टेक, मुझे थोड़ा वक्त लगता है और मेरा रोना उस ऑब्वियस चीज पे नहीं निकलता, किसी और चीज पे निकलता है। दरवाजा नहीं खुल रहा तो वहां रो गए। रोना कभी था 6 महीने पहले। Are you romantic by nature? मैं आई एम रोमांटिक। आपको क्या लगता है? 100%। मैं उस ग्रुप में नहीं ना जो रोमांटिक बातें जिससे आप करती हैं। मैं आपके शायद इंटेलेक्चुअल ग्रुप में होऊंगा या जिससे आप पहाड़ की बातें करेंगी। तो ये इसीलिए मैं जानना चाहता था कि हाउ रोमांटिक, कितनी रोमांटिक हैं आप बाय नेचर? बहुत ज्यादा। मुझे
पोएम्स बहुत अच्छी लगती है, शायरी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे हमेशा कॉन्वर्सेशन में बहुत इंटेलेक्चुअल लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। तो और थोड़ा सा जिनमें एक स्पिरिचुअल टच के साथ होता ही बेहतर। ओ, जिनके पीछे से कुछ एक हेलो सा नजर आता है। अच्छा, तो शायरी में आपने कहा कि अब शेर तो कोई याद है कि नहीं है आपको? बहुत याद है। तो एक शेर सुनाइए, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। ये इश्क नहीं आसान गालिब, इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे वाह! मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं माइकल जैक्सन का, आप भी माइकल जैक्सन की फैन हैं जी। सब, पूरी दुनिया उसकी फैन है। तो वो बॉम्बे आए और बॉम्बे जिस दिन उन्होंने परफॉर्म किया तो शाम को शहर के कुछ खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को उनसे मिलवाने के लिए बुलाया गया। तो 100 लोग चुने गए और मैं भी उनमें से एक था, किरण जी भी थी। और माइकल जैक्सन बोले थे कि अभी बस आएंगे। एक छोटा सा स्टेज लगा था और सब लोग, बड़े जो बॉम्बे की हाई सोसाइटी के लोग थे, वो विस्पर्स में बातें कर रहे थे। हेलो, मैं भी वैसे। तो वो आए अपने बॉडीगार्ड्स के हट्टे कट्टे के साथ और खड़े हो गए और वो ऐसे कर रहे थे और ये सब लोग इधर बैठे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? माइकल जैक्सन सामने खड़ा है 10 फीट की दूरी पर, मैं दूर होके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हेलो हेलो माइकल जैक्सन। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो मौका नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने वो बैरिकेड तोड़ा और मैं जाके स्टेज पे चढ़ गया। बॉडीगार्ड्स को लगा कि ये कोई अटैक करने वाला है। तो बॉडीगार्ड जैसे ही मेरे पास आए तो जो ऑर्गेनाइजर था उसको लगा कि अनुपम खेर को मार पड़ेगी, तो उसने कहा जी ये हिंदुस्तान का सबसे महान एक्टर है। और माइकल जैक्सन ऐसे झुक गए और मेरा हाथ ऐसे था। जो फोटो छपी तो ऐसा लग रहा था मैं किसी देश का राजा हूं और माइकल जैक्सन मेरे फैन है। ये मेरी लाइफ का कुछ भी हो सकता है एक एलिमेंट था, एक एंगल था। राइट। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा वाकया है कि भाई ये मेरे साथ हुआ तो फिर तो कुछ भी हो सकता है? रिसेंटली मुझे वही याद है कि क्वीन रिलीज हुई थी और सैटरडे मॉर्निंग को मैं उठी, अपना रेगुलर कॉफ़ी पी रहे थे और बेल बजी दरवाजे पे। तो बहुत बड़ा बुके और एक लेटर, और जब लेटर खोला तो मिस्टर अमिताभ बच्चन का लेटर आया और उन्होंने जो लिखा, वो शब्द जो उनके अभी भी मुझे याद आते हैं तो एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक इतना एक कलाकार से एक कलाकार को इतना अच्छा एप्रिसिएशन, वो तो एक तरह से वो कुछ भी हो सकता है, मोमेंट ही है। अच्छा काम ना हर जगह का वीजा दिलवा देता है। हर जगह एक पासपोर्ट होता है जिसमें कहीं से भी लोगों की तारीफ आती है। वो अच्छे काम की खासियत है जी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यहाँ बैठे स्टूडियो ऑडियंस के लिए भी हम कुछ मैजिकल करना चाहते हैं। कुछ ऐसा कि जब वो यहाँ से जाएं तो अपने मोहल्ले के हर आदमी को, हर इंसान को बोले कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप में से एक शख्सियत को मैं मौका दूंगा स्टेज पर आकर कंगना से मिलने का और सवाल जवाब करने का, और उसके बाद कंगना की ओर से उस व्यक्ति को कंगना की पसंदीदा चीजें उपहार में मिलेंगी जिससे वो लम्हा यादगार हो जाएगा। तो चलिए कंगना, आप इसमें से किसी इंसान की किस्मत का पिटारा खोलिए। तन्वी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? नर्वस नर्वस हो? जी। किस बात से नर्वस हो? कभी ऐसे गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। कंगना जी अच्छी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, लगी है इनकी? मुझे इनकी सारी पिक्चर जी। क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे आप? मैं हाँ। अरे बाबा रे, आप इनका 1 मिनट के लिए हाथ पकड़ लो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या कर लेंगे इस समय। ठंडे हैं। मुझे आपकी तनुवत्स मनु फिल्म बहुत अच्छी लगी Thank थी। you. और आपकी वो मूवी आने के बाद से मेरे को मेरा नाम भी तन्वी है, सो तब सब तनु जी। अच्छा। तो डायलॉग इनका याद है? डायलॉग नहीं। तो पूछना कुछ नहीं। अब ये देखिए, कुछ भी हो सकता है, मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है तन्वी। जी बताए। ये तो आपने सोचा नहीं था कि बिल्कुल होगा। नहीं सोचा था। तो सोच के बताओ, कुछ सवाल पूछना है?
प्लीज आई वांट टू हग यू। ओके ओके, बैठे बैठे कि खड़े होके? खड़े होके गले लगा लो। चलो ये मेरे हाथ में दे दो। और अब आपको कंगना की जो पसंदीदा चीजें हैं वो हमने एक बड़े से खूबसूरत से गिफ्ट बॉक्स में डाली है, वो भी आपको मिलेगा। लाइए। कंगना, आप हमारे शो में आई, हमारे साथ आपने इतना अच्छा वक्त गुजारा, इतनी खूबसूरत बातें की। मुझे विश्वास है कि आप अपने सारे सपने पूरे करेंगी। जाते जाते हमारे शो में आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये हम सबके जज्बात हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपके घर की किसी दीवार की शोभा बने। मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारतीय सिनेमा जगत की खूबसूरती और दृढ़ता का स्वरूप कंगना रनौत, आपको हमारा नमस्कार। आप सफलता और कड़े परिश्रम की एक मिसाल हैं। जिस उम्र में एक आम व्यक्ति अपने अस्तित्व को खोज रहा होता है, उस उम्र में आप अपना मुकाम बना चुकी हैं। 21 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आप युवा नारी की ताकत है। अब आप सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों के अनगिनत सपनों का गुरूर भी हैं। आपके द्वारा पर्दे पर निभाए गए किरदार आपकी आशावादी सोच और विचार की एक छवि है। आपकी प्रतिभा प्रभावशाली हो और अपनी फिल्मों से आप हमें प्रेरणा देती रहें, यही हमारी आशा है। अनुपम। ये भी कमिंग फ्रॉम एन एक्टर लाइक यू, ये भी राष्ट्रीय पुरस्कार से कम नहीं है। अरे, पूरे राष्ट्र के सामने। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए दोस्त के साथ इसी प्रकार की बातें करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और याद रखिए कि अगर हिमाचल के एक छोटे कस्बे से बड़ा सा ख्वाब लेकर आई कंगना उस ख्वाब को पूरा कर सकती है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है।